मैं रामस्वरूप बेनीवाल आपका अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में अपने बयाना भरतपुर का जो युद्ध पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे खानवा का युद्ध। महत्वपूर्ण युद्ध है ये सांगा के जीवन का। तो देखिए खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध क्यों हुआ था, कारण क्या था इसका? तो देखिए युद्ध पहले पढ़ेंगे, युद्ध का कारण क्या था। युद्ध का कारण में देखिए इसका कारण ये था कि जो पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में सांगा द्वारा बाबर की कोई सहायता न करना, ये कारण रहा था। बाबर की कोई सहायता न करना, ये कारण रहा था युद्ध का। अब अपने बात करेंगे कि इस युद्ध से पहले बाबर ने कुछ घोषणाएं की थी। जैसे बाबर की घोषणाएं कौन सी थी? बाबर की घोषणाएं, तो वो 2000 घोषणाएं हैं, वो देख लेते हैं युद्ध से पहले। तो देखिए पहली घोषणा क्या थी? मदिरा का सेवन न करना। युद्ध से पहले सैनिकों से जो घोषणाएं की है कि मदिरा का सेवन न करना। दूसरी घोषणा की बात करें तो बाबर ने कहा था कि जीतने के बाद, यानी विजय के बाद काबुल के प्रत्येक नागरिक को, काबुल के प्रत्येक नागरिक को सोने का सिक्का दिया जाएगा। सोने का सिक्का दिया जाएगा, ये घोषणा की। तीसरी जो घोषणा रहती है वो सैनिकों से की थी बाबर ने कि तमगा कर हटा दूंगा, तमगा कर हटा दूंगा। तो यहां अपने तमगा कर की बात करें तो ये देखो तमगा कर क्या था कि सैनिकों की आय पर ये था, सैनिकों की आय पर या सैनिकों की आय का 1/10 भाग जो कर लगता था, वो बाबर ने सैनिकों से कहा कि इस युद्ध के बाद मैं तमगा कर हटा दूंगा अगर अपने विजय होते हैं। चौथा है जिहाद की घोषणा की बाबर ने। जिहाद, जिहाद क्या होता है? धर्म युद्ध होता है, ये धर्म युद्ध, जिहाद होता है धर्म युद्ध। तो अब ये इसकी घोषणाएं होगी और खानवा का युद्ध है उसकी सिचुएशन, स्थिति देखेंगे कि किस स्थिति के अनुसार है वो ये युद्ध होता है। तो यहां देखिए सांगा सेना लेकर आए, सांगा सेना लेकर आए, तो ये होगी सांगा की सेना। और यहां बात करते हैं बाबर भी सेना लेकर आए, बाबर सेना लेकर आए। तो देखो कहां लेकर आए, स्थान की अगर अपने बात करें तो देखो दोनों सेनाएं कहां आती है, तो ये अपनी सेनाएं लेकर आए खानवा। कहां आए? खानवा आए, खानवा आए। और ये जो डेट थी वो पिछली बार आपको बयाना की युद्ध में बताया कि लगभग उसके 1 महीने बाद, यानी वो 16 फरवरी 1527 को हुआ था बयाना वाला। तो ये है देखो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा, दोनों सेनाएं हैं वो खानवा आ जाती है। तो अपना जो खानवा स्थान की बात करें तो देखो खानवा है वो है रूपवास तहसील में है। तो रूपवास कहाँ है? ये है भरतपुर में है।
जो खानवा का मैदान है वो कहाँ पर है, भरतपुर में है। तो इसके बाद देखो क्या होता है, क्या स्थिति रहती है युद्ध की। तो सांगा ने एक, बता देते हैं आपको यहाँ, पाती परवन प्रथा की भेजी। लगभग सभी शासकों को एक मतलब ये पत्र होता था, तो युद्ध के लिए उनको आमंत्रण भेजा गया था, उसको कहते हैं पाती परवन प्रथा की। और यही एक मौका था इस खानवा के युद्ध में सारे हिंदू राजाओं को इकट्ठा होकर के बाबर पर अटैक करने के लिए और एक ध्वज के नीचे खड़ा होने के लिए। तो पाती परवन प्रथा की भेजी। तो उसमें देखो सहयोग किन किन से मिला, सहयोग मिला। तो यहाँ उस युद्ध में कौन कौन अपनी सेनाएं इस पाती परवन प्रथा के अनुसार लेकर आता है, तो सहयोग मिला में अपने देखेंगे। पहला था, इसमें इंपॉर्टेंट है खानवा का युद्ध, पहला है आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा। पहला शासक है अजमेर का पृथ्वीराज कछवाहा। तो पृथ्वीराज का देखो ये युद्ध लड़ते हुए मारा जाता है, युद्ध में मारा जाता है, यहां बता देते हैं आपको ये। दूसरी बात करें तो मारवाड़ से कौन आता है, देखो गंगा खुद नहीं आता है, गंगा स्वयं नहीं, पुत्र मालदेव को भेजता है, पुत्र मालदेव को भेजता है। अब अगला तीसरा बात करें अपने, बीकानेर से कौन आता है, तो बीकानेर वाले में देखिए, बीकानेर से कौन आता है, बीकानेर से जेतसी खुद नहीं आता है, बीकानेर से जेतसी ये भी स्वयं नहीं आता है, अपने पुत्र कल्याणमल को भेजता है, कल्याणमल को क्या है भेजता है खानवा के युद्ध में सांगा की मदद के लिए। चौथी अपने बात करें तो ये अपने राजस्थान से बाहर की है, देखो कहां की बात है, जगनेर। जगनेर कहां है, देखो जगनेर है आपका यूपी में, जगनेर यूपी से अशोक परमार पाती पर्वत प्रथा के तहत आता है जगनेर। पांचवी अगर अपनी बात करें तो इसमें जो बाबर के साथ युद्ध में इब्राहिम लोदी जो मारा जाता है, उसका भाई, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी सांगा की सहायता करने के लिए आता है और अपने भाई की मौत का बदला भी उससे लेना चाहता है। छठे नंबर पर अपने बात करते हैं मेवात से। मेवात से अशन खां मेवाती, अशन खां मेवाती है, वो सेना में आते हैं। इसका यहाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं, हसन खां का एक पीएम था, हसन खां का पीएम नाम सुना होगा आपने, सलहदी तंवर, सलहदी तंवर, ये इसका पीएम रहता है। सातवीं अपने यहां बात करें तो वो देखो चंदेरी, एक स्थान है ये चंदेरी, कहां पड़ता है ये भी देख लीजिए, एमपी में है। चंदेरी एमपी से आता है मेदिनी राय हेल्प के लिए, मेदिनी राय वो है सांगा की हेल्प के लिए आता है। तब क्या होता है इसमें, अब देखिए ये है यहाँ बाबर अपनी सेना लेकर के खड़ा है और सांगा के सानिध्य में इतने सारे शासक है वो सेना लेकर आए हैं। तब क्या होता है यहाँ एक अलग ही घटना है वो घटित होती है। क्या होती है कि ये जो मेवात से हसन खां मेवाती, इसका जो सलहदी तंवर है वो क्या करता है, अपनी सेना लेकर के बाबर के पास चला जाता है। तो ये अलग ही हो गया इससे। तो ये क्या करता है, सांगा से विश्वासघात करता है, सांगा से विश्वासघात करता है, ये विश्वासघात इसने किया और अपना दल बदल लेता है।
ये बात इंपॉर्टेंट रहती है कि दल बदल लेता है। इसके बाद जो युद्ध होता है और उसमें जो परिणाम है वो बाबर है वो विजयी हो जाता है। तो अपने इसी के साथ इसमें देखते हैं कि आगे। तो युद्ध की स्थिति के बाद देखो क्या होता है, अपने यहाँ बात कर लेते हैं महाराणा सांगा की। तो सांगा है यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हो जाते हैं यहाँ पराजित, सांगा पराजित हो जाते हैं। कारण क्या रहता है, पहले भी अपने देखा था कि कारण है वो जो महत्वपूर्ण कारण है वो है सलहदी तंवर का विश्वासघात। सलहदी तंवर के विश्वासघात के कारण है सांगा यहाँ हार जाते हैं। और यहाँ रहता है आपका बाबर जो कि हो जाता है विजयी। इसका भी कारण देख लेते हैं, कारण क्या रहता है, दो चार कारण इसमें। पहला जो इसका कारण है वो तोप खाने का प्रयोग, बाबर ने तोप का प्रयोग किया था युद्ध जीतने के लिए। तो तोप खाने का प्रयोग सीखा किससे था ये भी देख लेते हैं। यहाँ जब तोप खाना आ गया, सीखा था इसने ईरानियों से। तोप खाने का प्रयोग है वो बाबर ने किससे सीखा था, ईरानियों से। और तोपची था उसका अली बंधु तोपची रहता है अली बंधु। और इसमें दूसरी बात है वो है मुस्ताद अली, इसके जो तोपची थे मुस्ताद अली। और तीसरा है पुस्तका अली। चौथी और एक महत्वपूर्ण बात इसमें और रहती है वो ये है कि युद्ध की जो इसकी जो नीति या पद्धति रहती है, युद्ध की तुगलमा पद्धति, नाम सुना होगा आपने, तुगलमा पद्धति। ये युद्ध की एक पद्धति है, युद्ध की तुगलमा पद्धति। ये इसने उज़्बेकों से सीखी थी बाबर ने, ये पद्धति है वो उज़्बेकों से सीखी थी। तो इन तीन चार बातों के कारण तोप खाने का प्रयोग हो गया और घोषणाएं आपको पहले बता ही दी है। और युद्ध की एक पद्धति है वो उज़्बेकों से बाबर ने सीखी थी। और यहाँ अपने युद्ध के बाद में अपने रण क्षेत्र की बात करें कि रण क्षेत्र में क्या हो रहा था और क्या हुआ था। रण क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र की बात करें तो सांगा है वो क्या हो जाते हैं, सांगा घायल हो जाते हैं, सांगा घायल हो जाते हैं युद्ध में। तब उनको बाहर कौन निकालता है सांगा को युद्ध क्षेत्र से, युद्ध क्षेत्र से बाहर कौन निकालता है, बाहर निकालने में दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पहले है झाला अज्जा, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, झाला बीदा भी है झाला अज्जा भी है, अपने झाला बीदा भी पढ़ा है। लेकिन झाला बीदा किसका छत्र धारण करते हैं, वो है महाराणा प्रताप में है वो है झाला बीदा, और जो राणा सांगा में है वो है झाला अज्जा। दूसरे हैं वो है मालदेव। अब क्या होता है, झाला अज्जा है वो क्या करते हैं, सांगा का छत्र धारण करके युद्ध करते हैं, छत्र धारण करके युद्ध करते हैं। और छत्र धारण करने के बाद जो झाला अज्जा है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो झाला अज्जा है वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तब क्या होता है कि सांगा के बारे में ये बात है कि सांगा को कालपी, ये आपका कालपी है वो एमपी में रह जाता है, कालपी एमपी लेकर जाते हैं, घायल सांगा को कालपी एमपी लेकर जाते हैं या ले जाया जाता है। और वहां कालपी में क्या होता है, यहाँ उनका उचित उपचार है वो किया जाता है। तो यहाँ
स्वस्थ हो जाते हैं, संगा स्वस्थ हो जाते हैं और वहीं पर क्या करते हैं, युद्ध की योजनाएं बनाने लगते हैं, युद्ध की योजना बनाते हैं। कालपी एमपी में स्वस्थ हो जाते हैं और युद्ध की योजना बनाने लग जाते हैं महाराणा सांगा। तब देखो क्या होता है, जो मेवाड़ के जो सरदार रहते हैं वो, यह बता भी मैं आपको थोड़ा दे दूं, मेवाड़ के वो महाराणा सांगा से थोड़े दुखी हो जाते हैं कि ये अगर जिंदा रहा तो बार बार युद्ध करेगा और हमें परेशानियों में डालेगा। तब वो क्या करते हैं, मेवाड़ के सरदार, मेवाड़ जो सरदार रहते हैं वो सांगा को जहर दे देते हैं, सांगा को जहर दे देते हैं और जहर देने से सांगा की वो मृत्यु हो जाती है। तो अब अपने सांगा के बारे में देखेंगे कि सांगा की मृत्यु है वो कहाँ होती है। तो देखो सांगा की मृत्यु की बात करें जहर देने के कारण, तो सांगा की मृत्यु है वो होती है, देखो बसवार, कई जगह बसावर भी आ जाता है, बसावर, बसवार या बसावर, ये जो स्थान आपका पड़ता है ये पड़ता है दौसा में। तो यहां सांगा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मृत्यु की अपनी बात करते हैं दाह संस्कार की। तो देखो सांगा का दाह संस्कार, दाह संस्कार है वो होता है सांगा का मांडलगढ़। मांडलगढ़ जो आपका स्थान रहता है वो है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में इनका दाह संस्कार होता है। और जो सांगा की छतरी है वो भी आपकी रह जाती है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही, इनकी है वो छतरी रह जाती है। अब कई बार आया भी है कि सांगा का चबूतरा, तो अपने चबूतरा देखते हैं, चबूतरा, तो सांगा का जो चबूतरा है वो मांडलगढ़ में नहीं है, ये ध्यान रखना है। छतरी अलग जगह पे है, चबूतरा अलग है, तो वो आपका रह जाता है इर्च गांव। ध्यान रखना, एक दो बार आया है ये प्रश्न, इर्च गांव, ये आपका गांव है वो कहाँ पड़ता है, बसवा में पड़ता है, बसवा दौसा में रह जाता है। तो ये तीन चार बातें हैं सांगा के बारे में, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मृत्यु बसावर दौसा में, दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, छतरी भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और जो चबूतरा है वो आपका इर्चगांव बसवा दौसा में रह जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी दो चार बातें हैं वो सांगा के बारे में बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है वो भी। जब खानवा की या सांगा की बात आएगी तो थोड़ा सा सांगा के बारे में और जान लेते हैं। तो ये है अपने महाराणा सांगा। ये है सांगा और इनका जो समय था 1509 से लेकर के 1528 तक था। सांगा की अपने यहां बात करें तो सांगा के दो विवाह हुए थे, सांगा के दो विवाह। पहली इनकी जो पत्नी है वो रहती है धनबाई, सांगा की पहली पत्नी कौन है, धनबाई, और जो दूसरी इनकी पत्नी रहती है वो है कर्मावती। कर्मावती से आप सभी विदित हो, कर्मावती। और कर्मावती कौन से वंश की थी, तो इनके भाई का नाम था सुरजन हाड़ा, हाड़ी रानी थी। और हाड़ी रानी के बारे में तो आपने सुना ही है कि ये कितनी शूरवीर थी और इन्होंने बहुत बार अपनी वीरता दिखाई थी। हाड़ी रानियों ने, इतिहास में हाड़ी रानी अपनी वीरता के लिए जानी जाती है। तो यहाँ अपने धनबाई की अगर बात करें तो धनबाई के भी दो पुत्र थे, धनबाई के भी यहाँ दो पुत्र होते हैं और कर्मावती के भी यहाँ दो पुत्र होते हैं। तो धनबाई के बड़े पुत्र का नाम था भोजराज, भोजराज, और दूसरे पुत्र का नाम था रतन सिंह सेकंड, रतन सिंह सेकंड।
रतन सिंह फर्स्ट है, वो 1301 में वो मेवाड़ में आ चुके हैं पद्मावती वाले मैटर में। रतन सिंह सेकंड है, ये ध्यान रखना है यहाँ। अब अपने बात करें कर्मावती के पुत्रों की, तो इनके पुत्र हैं विक्रमादित्य और दूसरे हैं इनके पुत्र उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, वो उदय सिंह। तो अपने भोजराज के बारे में आप जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। ये वही भोजराज है जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? मीरा के साथ हुआ था। मीराबाई, इतिहास में जिसको मीराबाई के नाम से जाना जाता है, वही भोजराज है। रतन सिंह सेकंड की बात करें तो इनके यहाँ रतन सिंह आ गया। तो इसके शासन की बात करें तो सांगा के बाद जो ये शासक रहते हैं, ये रतन सिंह, ये अपने 1528 से 31 तक ये शासक रहते हैं। और रतन सिंह के बारे में हम आपको ये बात भी बता देते हैं कि सुरजनहाड़ा ने आखेट उत्सव होता था एक राजाओं का, उस समय आखेट उत्सव। तो ये उत्सव का स्थान भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, बूंदी में हुआ था ये उस समय। तो रतन सिंह को सुरजनहाड़ा ने आखेट उत्सव बूंदी में क्या किया, बुलाया था। और वहीं पर क्या है, रतन सिंह की झगड़े में मौत हो जाती है, झगड़े में मौत हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। अब अपनी बात करेंगे विक्रमादित्य की। इनका तो शासन, इनके बाद नेक्स्ट राजा, हालांकि अब हो क्या रहा था मेवाड़ के इतिहास में कि पुत्र शासक बनते आ रहे थे, पिता से पुत्र। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है कि भाई बन रहा है। यहाँ ये बात है कि शासक है वो रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य उनके भाई बन रहा है। तो तब शासनकाल समय की बात करें तो 1531 से लेकर के 34 तक विक्रमादित्य का शासनकाल रहता है। यह उदय सिंह की भी बता देते हैं। वैसे तो अपने पहले बात की है उदय सिंह की, 1537 से 72 तक उदय सिंह का शासन रहता है। अब क्या होता है कि आप पूछोगे कि बीच वाले 3-4 साल कहां गए, तो बीच वाले 3-4 साल भी मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि 1534 से लेकर के 37 के समय राज का जो कार्य था, राजकाज था, वो बनवीर के हाथ में था। दासी पुत्र बनवीर है, वो क्या करता है, विक्रमादित्य की हत्या कर देता है उस मैटर में। तो 3 साल तक है वो शासन है, शासन की बागडोर वो बनवीर के हाथ में रहती है। इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा विक्रमादित्य की बात करें। विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य की जो संरक्षिका थी, वो थी राजमाता कर्मावती, उसको नियुक्त किया गया था। राजमाता कर्मावती को संरक्षिका नियुक्त किया गया था विक्रमादित्य की। और जो अटैक हुआ था वही आपको यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं कि कर्मावती के समय में एक अटैक हुआ था। गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने अटैक किया था। तब राजमाता थी वहां संरक्षिका, और इधर था गुजरात शासक बहादुर शाह। इसने क्या किया था, चित्तौड़ पर अटैक किया था। (1534) में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अटैक किया था। तब राजमाता संरक्षिका कौन थी, कर्मावती थी। अब कर्मावती के बारे में इतिहास में ये बात प्रसिद्ध है कि कर्मावती ने मदद के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी, सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी माता कर्मावती ने। बट हुआ क्या था कि हुमायूं है वो मदद के लिए नहीं आया था, हेल्प नहीं की थी।
हेल्प के लिए नहीं आया था। उसके बाद में क्या रहता है, कर्मावती ने क्या किया था, जौहर का नेतृत्व किया था। जौहर का नेतृत्व करती है राजमाता कर्मावती, और चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर करती है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां आपको और बताना चाहूंगा, वो ये है कि ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा था। चित्तौड़ का दूसरा शाखा है, वो कर्मावती के समय हुआ था, जब बहादुर शाह ने अटैक किया था 1534 ईस्वी में। और जो पहला शाखा है वो भी चित्तौड़ का हुआ था 1303 ईस्वी में। 1303 में रतन सिंह के समय हुआ था, आपको पता ही होगा। और दूसरा है वो 1534 में राजमाता कर्मावती के समय में होता है। और इसके बाद में क्या होता है कि धोखे से विक्रमादित्य को बनवीर है वो हत्या कर देता है, और उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता है। लेकिन इतिहास में पन्नाधाय का नाम है वो इसीलिए अमर है कि पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के और महान शूरवीर उदय सिंह को क्या है, बचा लेती है, और बाद में ये शासक भी बनते हैं। और इसी के साथ अपना खानवा राणा सांगा समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।